जय हिंद एवरीवन। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं CDS मैथ्स फ्री बैच के अंदर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है ना, आपको एवरेज के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि एवरेज होता क्या है। और एवरेज के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे वो हम देख लेंगे पास्ट ईयर्स के अंदर। तो सबसे पहले देखो कि एवरेज है क्या। अगर हम एवरेज की बात करें तो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। मतलब जिन क्वांटिटीज का आप एवरेज निकाल रहे हो उनका सम, और आपके पास कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या जाएगा, एवरेज। ठीक है, ये सभी आप बच्चों ने जो है ये पढ़ा हुआ है। दूसरा मतलब आपको इसको आप क्या निकालना है एवरेज का। एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं, अगर ये आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग है तभी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप एक्स मान के या जो बेसिक मेथड्स होते हैं अगर आप उनसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जाम के अंदर आपको अपना टाइम बचाना है। तो उसके लिए ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और आज पहला क्वेश्चन देखो, there are 45 male and 15 female employees in an office. If the mean salary of 60 employees is rupees 4800 and the mean salary of the male employees is rupees 5000, then the mean salary of the female employees is। ठीक है, आपको एक बात और याद रखना है एवरेज के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर, अगर मान लो आपको दो चीज़ों की कोई भी इंडिविजुअल वैल्यूज आपको दे रखी हैं और उनके कंबाइन की वैल्यूज आपसे पूछी है या आपको दे रखी है, तो आप उसमें एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, डेविएशन बेसिकली। तो वेटेड एवरेज अगर आपको याद होगा स्टैट्स के अंदर, ठीक है ना, तो मतलब आप यहाँ पे भी आप जो है एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देर आर 45 मेल, आप ऐसे लिखो, मेल और फीमेल का क्वेश्चन आपको दे रखा है। मेल कितने हैं 45, फीमेल्स कितनी है 15। क्योंकि क्वांटिटी का जो भी नंबर होगा ना, ध्यान रखना उस चीज पे थोड़ा सा आपको गौर करना है। क्यों गौर करना है, द मीन सैलरी ऑफ द 60 एम्प्लॉइज इज रुपीज 4800। इसका मतलब क्या है, देखो 45 और 15 60, मतलब टोटल मेल और फीमेल को मिला के जो टोटल एवरेज सैलरी है वो आपकी वो कितना है 4800। एंड द मीन सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉइज इज 5000, देन द मीन सैलरी ऑफ द फीमेल। आपको मेल का दे रखा है 5000, आपको फीमेल का फाइंड करना है, मान लो x है, और इन दोनों का कंबाइन मतलब टोटल का 60 का जो मीन सैलरी है वो कितना है 4800। तो पहले तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम करो। देखो एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, व्हेन आई से कि भाई 60 लोगों की एवरेज सैलरी है 48,000, इसका मतलब यह है हर किसी की जब आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर किसी की सैलरी 4800 है। ये बात समझ में आई। जब मैंने बोला कि हर एक मीन सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय, मीन मतलब एवरेज, भाई जो मेल है उस कंपनी के अंदर उस ऑफिस के अंदर उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितना है 5000, मतलब हर किसी की सैलरी 5000 है। ये बात समझ में आई। तो आपने मेल की बोली 5000 है मीन सैलरी, कंबाइन बोला 4800 है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना जो भी कंबाइन होता है ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। 5000 कैसा है 4800 से ज्यादा है, इसका मतलब x हमेशा क्या होगा इससे छोटा। अगर x छोटा होगा तो आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अब आपको पता है क्योंकि 5000 4800 से बड़ा है तो x कैसा होगा, छोटा होगा किससे 4800 से। तो 4800 में से x को माइनस करके यहां लिखेंगे 4800 माइनस x, रेशो 5000 में से 4800 को माइनस करके लिखेंगे कितना आ जाएगा 200। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिला, अब एवरेज का मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज सैलरी ऑफ मैन इज 5000, मतलब हर एक आदमी की सैलरी 5000 है। एवरेज के रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो आपको ध्यान रखना जब आपने एलिगेशन लगाया एवरेज पे मेल के और फीमेल्स की सैलरी पे, तो ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है,
ये उनके नंबर का रेशो है। और बेटा हमारे पास मेल और फीमेल के नंबर का रेशो कितना दे रखा है 45:15। यहाँ पे आप सोल्व कर देंगे इसको तो कितना आएगा, देखो ध्यान रखना इक्वेशन को। तो ये बनेगा आपके लिए 4800 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 15 या 45 3:1। तो आप इसमें लिखोगे बेटा 4800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600। तो एक्स की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 4200। एक्स क्या माना था आपने, एवरेज ऑफ 15 फीमेल्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना जाएगा 4200। देखो अगर आप इसको ना बेसिक से अगर आप अप्रोच करोगे, वही एक्स मान के क्या सैलरी दे रखा है, अगर आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा आंसर आपका उससे भी आ जाएगा। बट कभी कभी क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आपको कहीं पे भी दो चीज़ों का एवरेज दे रखा है और आपको कंबाइन का एवरेज दे रखा है, हमेशा एलिगेशन लगाओ, क्या मिलेगा, एवरेज के अंदर आपको हमेशा क्वांटिटी का रेशो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 7 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 2 देन द न्यू मीन इज। अब जिनको पता है डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है, पहले 7 था, हर किसी में 2 ऐड करा तो 9 हो गया। कैसे आया आंसर ये, इसके लिए आप कुछ स्टेटमेंट है जिनको याद रखो। स्टैट्स के अंदर भी जो है मैंने आपको लिखवाए थे और ये एवरेज के अंदर भी आते हैं, क्योंकि दोनों आपको जो है मिक्स देखने को मिलेंगे। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, x1 x2 x3 अप टू xn। तो इन सब का जो एवरेज है, तो ध्यान रखो, अगर मान लेते हैं इनका एवरेज है x, अगर मैं हर किसी में a ऐड करूं या माइनस करूं, मतलब हर किसी टर्म में a ऐड करूं और a माइनस करूं, तो ध्यान रखना अगर आपको किसी भी n ऑब्जर्वेशंस का, n क्वांटिटीज का अगर आपको एवरेज दे रखा है और आपसे बोले कि हर एक क्वांटिटी में मैंने ये चेंज किया है, तो जो भी चेंज आप हर एक क्वांटिटी में करोगे वही चेंज आप एवरेज में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने हर एक टर्म में या तो a ऐड करा और या फिर a माइनस करा। अगर आपने हर एक टर्म में a ऐड किया ना तो आपका एवरेज भी a से बढ़ जाएगा, अगर आपने माइनस किया है तो एवरेज भी a से घट जाएगा। सेम मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, अगर मैंने यहां पे मान लो a मल्टीप्लाई किया होता हर किसी टर्म में, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि जो भी चेंज आप हर किसी टर्म में करोगे तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाइड एंड सेम फॉर द डिवाइड। वट एवर चेंज यू मेक इन द एवरी, ठीक है, क्वांटिटी और ऑब्जर्वेशन और एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, वही चेंज आप एवरेज में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 7 ऑब्जर्वेशन थी जिनका एवरेज था 7, मैंने हर एक को 2 से बढ़ा दिया, इसका मतलब एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा, तो 7 में 2 ऐड कर दो, 9 आपका आंसर। बात क्लियर है? चलो आगे देखो, The average weight of a class of 15 boys and 10 girls is 38.4। एवरेज वेट ऑफ किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का मिला के दे रखा है कंबाइन, ठीक है, 15 boys 10 girls is 38.4 kg। If the average weight of boys is 40 then what is the average weight of girls। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको लिखवाया था, अगर दो चीजों का एवरेज दे रखा है, उनके कंबाइन का एवरेज दे रखा है, एलिगेशन लगा दो। तो उसने क्या बोला है कि भाई ऐसे लिख लेते हैं, बॉयज गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 15, ये इनके नंबर आ जाएंगे, गर्ल्स कितनी है 10, तो इनके क्वांटिटी का यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशो क्या जाएगा, तो 15:10 इज इक्वल टू 3:2। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एलिगेशन जब आप लगाओगे ना एवरेज में क्या मिलेगा, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर का रेशो आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो कंबाइन का एवरेज था 38.4, बॉयज का एवरेज है 40, गर्ल्स का मानेंगे x, और इन दोनों के कंबाइन का एवरेज है वो कितना है 38.4। ध्यान रखना ये जो कंबाइन एवरेज होता है ना वो इंडिविजुअल एवरेज के बीच में होगा, यानी कि ये 48 से कम होगा और x से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर ये एवरेज इन दोनों के बीच में होता है, क्योंकि b का एवरेज बड़ा है तो x हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि बड़े में से माइनस करेंगे छोटे को, आपको ऐसे लेकर चलना है इसको, है ना, ऑल्टरनेट डायगनली, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है 40, तो 40 में से माइनस कर देंगे 38.4, तो कितना जाएगा यहां से रेशो 1.6। ये क्या मिला है ऐसे आपको, ये मिला क्वांटिटी का रेशो, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशो, जो कि आपको दे रखा है कितना 3:2, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे लिख लो, 38.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू 3/2, कितनी करेंगे 0.8 जाएगा,
यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24 में कितना चला जाएगा 2.4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 38.4 माइनस 2.4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30x, मतलब गर्ल्स का एवरेज कितना है 36, तो आपका आंसर इज चार्ली। तो एलिगेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाभ और हानि के, SICI के, TSD के, है ना, रेशो के, मिक्सचर के, ठीक है, और खासकर एवरेज के, जो आप एलिगेशन से बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ UVWXY Z is 10, what is the average of U plus 10, V plus 20, W plus 30, X plus 40, Y plus 50 and Z plus 60। मतलब अब देखो यहाँ पे अगर हमने हर एक टर्म में सेम चेंज किया होता तो एवरेज भी सेम रेट से बढ़ जाएगा। कई तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ भाई। अगर एवरेज होता क्या है पहले ये बताओ, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, यानी कि 6 नंबर का एवरेज कितना है 10। तो मैं यहां से इनका सम निकाल सकता हूं भाई, एवरेज दे रखा है आपको 10, इनका सम कितना होगा, सम होगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय इनका नंबर। तो यहां से आप कह सकते हो कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ गया 60। अगर इनका सम 60 आ गया है, अब आपसे किसका एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको एवरेज फाइंड करना है। अब सम कितना है आपसे पूछा है u प्लस डब्ल्यू वी प्लस, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगा आपके पास, इसका सम कितना है 60 प्लस जितना भी सबको ऐड कर दो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। क्या नंबर पे कोई फर्क पड़ा, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये आपका नया एवरेज आ गया। मतलब एक तरीका ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, शॉर्टकट भी है इसका, बट पहले ऐसे आप समझो क्योंकि बेसिक को भूलना नहीं है, कितने ही आप शॉर्टकट सीख लो बेसिक पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे कर सकते हैं 30 और 10 40, 40 और 60 100, यहाँ पे देखो 60 और 40 100 और 100 कितना हो गया 200, तो 50 और 20 कितना हो गया 70, यानी कि ये बनेगा आपके पास 270 डिवाइडेड बाय 6। कितनी बार जा रहा है देखो 6 चौक 24, कितना गया 3 30, तो 6 पंजे 30, तो एवरेज कितना आएगा आपके पास 45। इट मींस डेल्टा आंसर। अगला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करो। इफ m इज द मीन ऑफ p माइनस क्यू, ओके बेटा ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, कोमा ही है, p q r s t u v, देन व्हाट इज p माइनस m प्लस q माइनस m प्लस। अब आपको एक चीज दिख रहा है ना, सम में हमने क्या करा है, हमने सम में m माइनस करा है। दोबारा समझो, m इज द मीन ऑफ, m क्या है p q r s t u v का एवरेज है, मीन है। मैंने हर किसी टर्म को m से माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या होगा एवरेज को m से माइनस कर दो तो सोल्व करके कितना जाएगा 0 अल्फा। ध्यान रखो ये वाला केस जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, ये चीज, अगर आपको n टर्म्स का एवरेज दे रखा है और एक हर एक टर्म में आप जो भी बदलाव करोगे वो डायरेक्ट आप एवरेज में कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे भी m एवरेज दे रखा है इन सभी का, और आपने हर एक टर्म में से m माइनस कर दिया, तो मतलब एवरेज में से भी m माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज अल्फा। The average age of male employees in a firm is 52 years and that of female employees is 42 years. The mean age of all employees is 50 years. ध्यान रखो, मेल आपको दे रखे हैं एम्प्लॉइज या फीमेल आपको दे रखे हैं, मेल की जो एवरेज एज है वो कितना है 52 ईयर्स, फीमेल की कितना है 42 ईयर्स, और जो कंबाइन है इन दोनों की वो कितना है 50 ईयर्स। आपको पता है डायरेक्ट क्या मिलेगा यहाँ से। अब देखो अगर आपको ये एलिगेशन लगाना आता है, कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन पे अप्रोच करना। तो 50 में से 42 गए 8, 52 में से 50 गए, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी कि मेल और फीमेल के नंबर का रेशो कितना आ गया 4:1। बात क्लियर है। उसने क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज आर रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ मेल किसके रेस्पेक्ट में, फीमेल के रेस्पेक्ट। अच्छा दोनों का पूछ लिया उसने, विद रेस्पेक्ट टू दी टोटल।
तो मेल और फीमेल की आपको परसेंटेज बतानी है पूरे कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो आपको मिला मेल और फीमेल का रेशो 4:1, मतलब मेल कितने हैं 4, फीमेल कितनी है 1, टोटल कितने हुए 5। तो 5 में से 4 कौन है फीमेल, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जाएगा 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 80%, यानी कि मेल कितने हैं 80%। कितने ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आपका जो है अल्फा आंसर। डायरेक्ट आप कह सकते हो अगर 80% मेल है तो बाकी कौन है, 100 में से माइनस कर दो, 20% कौन है फीमेल। अगले क्वेश्चन में देखो, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये होता है कि थोड़ा सा जो है मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना। इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30, द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज 20, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि दोबारा से रिपीट हो जाए इस बार। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको कमांड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको समझना है कि यार कैसे अप्रोच करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। आपसे बोला गया एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30, आपको पता है एवरेज दे रखा है कितना है 30, किस किस का दे रखा है ए एंड बी का, इसका मतलब क्वांटिटी कितना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी इज 2, तो यहां से सम निकाल दोगे। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए प्लस बी का सम निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम निकालने के लिए एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से, एवरेज कितना है 30, नंबर कितने हैं 2, कितना आ गया 60 आ गया। वैसे ही डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जो C प्लस डी है इनका समेशन कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों ने यहां तक सोल्व कर लिया होगा, इसके बाद दिक्कत आती है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भाई अगर हमारे पास दो टर्म है ए और बी तो उनका सम दे रखा है 60, और अगर दो टर्म है सी एंड डी तो उनका सम आपको दे रखा है 40। अगर मैं यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम निकालूं तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, निकाल के रख लिया, यूज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अब आप स्टेटमेंट पे ध्यान दो, The average of B and C must be greater than 25। जब उसने बोल दिया ना मस्ट बी, मतलब हमेशा 25 से ज्यादा होना चाहिए। The average of A and D must be less than 25। पहले तो आप ये ध्यान रखा करो कि यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे कैन दे रखा है, यहां पे मे दे रखा है, या फिर यहां पे मस्ट दे रखा है, या फिर यहां पे ऑलवेज दे रखा है। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी आप करोगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। कैन मे का मतलब क्या है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मस्ट का मतलब क्या है, हमेशा होना चाहिए। ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा होना चाहिए। बात क्लियर है ना, क्योंकि इन एक एक वर्ड पे ना आपका आंसर चेंज हो जाएगा। उसने बोल दिया कि एवरेज जो होगा बी और सी का, तो एवरेज होता क्या है, एवरेज हो जाएगा सम, तो b प्लस सी का सम, ये एवरेज है, ए नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे कहीं से b प्लस सी का सम मिल जाए तो मैं एवरेज इनका बता सकता हूं, लेकिन उसने एवरेज आपसे नहीं पूछा है। क्या पूछा है, ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में पूछा है। मस्ट बी ग्रेटर देन 25, उसने बोला हमेशा 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे दिमाग लगाना है वो देखो यार। एक बार बताओ, a प्लस बी का सम आपको दे रखा है कितना 60, मिनिमम b की वैल्यू क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। ये दिमाग आपको लगाना, क्योंकि उसने बोल दिया कि हमेशा 25 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब मिनिमम पे काम करो। अगर मिनिमम होता तो मैक्सिमम पे हम काम करते। तो b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो a और b की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। अलजेब्रा के अंदर मैंने आपको निकालना सिखाया है कि अगर दो नंबर का समेशन दे रखा है तो सारी a और b की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको सारी पे काम भी नहीं करना है। b की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, a की हो सकती है मैक्सिमम 59। ये बात समझ में आई, क्योंकि आपने पूछा, उसने बोला है हमेशा 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमने मिनिमम पे काम करा। यहां पे देखो, अब मुझे बताओ, मुझे काम करना है b प्लस सी पे, तो c की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप बोलोगे क्योंकि सर c इंटीजर है, ठीक है, तो c की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो d कितना गया 39। बात क्लियर है। अगर b गया 1 c गया 1 तो इनका एवरेज कितना जाएगा यहां से 1। अगर ऐसा हुआ होता तो एवरेज आता 1, क्योंकि हमें नहीं पता a b c d की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। उसने बोला है कि हमेशा 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमेशा थोड़ी ना होगा। अगर मान लो क्या पता b की वैल्यू 1 होती, c की वैल्यू 1 होती, तब एवरेज आता 1, जो कि 25 से कम है। और ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल b और c की वैल्यू हो सकती है 1 and 1। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया।
ऐसे आप सेकंड स्टेटमेंट को चेक करो, द एवरेज ऑफ ए एंड डी मस्ट बी लेस देन 25। क्या ए और डी का एवरेज हमेशा 25 से कम होगा? अब क्योंकि कम बोल दिया, मैक्सिमम पे काम करो। ठीक है, आपको क्या दे रखा है अभी? हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 और c प्लस डी बराबर 40। क्योंकि लेस पूछा है तो मैक्सिमम पे काम करो। a मैक्सिमम कितना हो सकता है? 59। d मैक्सिमम कितना हो सकता है? 39। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ कि c प्लस डी का एवरेज कितना है? तो आप बोलोगे 59 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 5 3 8 और 1 9 98 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। मतलब अगर ए और सी, ए और डी को मैक्सिमम लिया तब मैक्सिमम इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 49। इसका मतलब क्या है कि भाई ए और डी का एवरेज हमेशा 49 से कम होगा। अगर स्टेटमेंट ये होता तो आपका काम आसान हो जाता है, स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। लेकिन उसने क्या बोल दिया? 25 से कम होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो आपका आंसर क्या है इसमें? डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार आप। द एवरेज ऑफ n numbers is n की पावर 4 and the average of n number is m की पावर 4। मतलब m नंबर का एवरेज दे रखा है n की पावर 4 एंड एवरेज ऑफ n नंबर इज m की पावर 4। तो आपसे पूछा है एवरेज ऑफ m प्लस n का, मैंने कि कंबाइन एवरेज आपसे पूछा है। देखो यार, आपको एलिगेशन लगाना है, आप एलिगेशन लगा दो। आपको बेसिक से करना है, बेसिक से कर लो। ठीक है, आपके पास नंबर है m और n, तो इनके नंबर का रेशो m रेशो n हो जाएगा। तो m का एवरेज कितना है? n की पावर 4। n का एवरेज कितना है? m की पावर 4। इन दोनों के कंबाइन का एवरेज निकालना है, मान लो x। ठीक है, अब यहां पे आपको दिक्कत क्या आएगी कि यार m और n में से बड़ा कौन है? m और n में से बड़ा कौन है? अपनी मर्जी से m को ले लो बड़ा। अगर m बड़ा है तो m की पावर 4 ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा होगा n से। तो अगर m बड़ा है तो आप क्या करोगे? यहां से m की पावर 4 माइनस n रेशो x माइनस n की पावर 4। ये क्या मिल गया? उनकी क्वांटिटी का रेशो विच इज इक्वल टू m रेशो n। ठीक है, बस यहां पे आपको इसको सोल्व करना है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये x की वैल्यू मिल जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? n इंटू एम की पावर 4 माइनस n इंटू एक्स इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एक्स माइनस m इंटू एन की पावर 4। तो क्या दिखेगा? देखो यहाँ पे आपको, क्योंकि x को एक तरफ लेके जाना है, लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा mx प्लस एन एक्स इज इक्वल टू, इसको लेके गए इधर, इसको लेके जाएंगे इधर, तो कितना बनेगा? n m की पावर 4 प्लस m इंटू एन की पावर 4। यहां से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस n। यहां से अगर मैं mn कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? यहां से अगर मैंने mn कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा m क्यूब प्लस n क्यूब। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू, ये आपको सोल्व करना आता है। अंदर क्या बना? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या लिखोगे? a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई m इंटू एन ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस एम एन। अब देखो, अगर आपने n को बड़ा लिया होता तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये समझना पड़ेगा, जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसको ये भी बात पता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यार m को माने बड़ा या n को माने। आप दोनों में से किसी को भी मान लो, आपका दोनों बार आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आपको बेसिक मेथड से करना है, उससे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 43 kg। 4 new students are admitted to the class whose weights are 42, 36.5, 39 and 42.5 kg respectively. Now the average weight of the student of the class is 42.5 kg. The number of students in the beginning was, मान लो n स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, टोटल n स्टूडेंट है जिनका एवरेज दे रखा है आपके लिए 43 kg। तो इनके वेट का सम कितना हो जाएगा? यानी कि सम ऑफ n स्टूडेंट इज, एवरेज का फॉर्मूला सभी को पता है, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। नंबर कितना है? n।
तो ये आ जाएगा 43n। 4 बच्चे और आए इसमें, तो न्यू सम कितना हो जाएगा किसका, n पहले थे 4 और आ गए, तो अब नंबर हो गया n+4। इनका सम कितना होगा, तो 43n प्लस इन सबको ऐड कर दो। किसको ऐड करना है आपको, 42, 36.5, 39 एंड 42.5। तो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 6 16, 17 18 19 20 का 0, हासिल लगे 2, तो 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 2 16, कितना आ गया 160। तो ये आ गया आपके पास नया सम। उसने क्या पूछा है, नंबर पूछा है, एवरेज आपको दे रखा है। तो जो न्यू एवरेज है 4 बच्चों के आने से एवरेज कितना हो गया, घट गया, 42.5 हो गया। देखो शॉर्टकट भी है पर पहले ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको मिक्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहा हूं। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 42.5 जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम कितना जाएगा n से, तो 42.5 इंटू एन प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 4 चौक 16 और 1 17, और 1 के बाद लगा देंगे हम डेसिमल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपके लिए 43n प्लस 160। तो ये 42.5 है, ये 43 है, कितना चले जाएगा ये 0.5 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू ये 170 ये 160 इज इक्वल टू 10। यहाँ से ऐसे आएगा 5 2 10, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना हो जाएगा सॉल्व करके आपके पास 20। इट मीन्स आपका आंसर कितना यहाँ पे चार्ली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 years ago the average age of A and B was 18 years. Now the average age of A, B, C is 24 years. After 8 years the age of C will be। आपको याद होगा रेशो के अंदर मैंने आपको एजेस वाले क्वेश्चन में एक बात समझाई थी कि एजेस हमेशा, कोई भी पर्सन हो, हमेशा एज में जो इंक्रीज होगा हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगा। एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो आज आपकी एज है 20 साल, मेरी एज है 30 साल, तो 4 साल बाद क्या होगा, हम दोनों की एज 4 साल से बढ़ेगी। ये मतलब होता है कि एज में हमेशा एज सेम रेट से इंक्रीज होगी। सॉरी, बात समझ आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो उसने क्या बोला है, ए और बी का जो एवरेज है, ध्यान रखना ये क्या है, इनका सम नहीं है, एवरेज है। ए और बी का जो एवरेज है वो है 18 साल का। कब, 4 years ago, तो 4 साल पहले का एवरेज है ना। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर एवरेज के अंदर हर एक चीज में सेम बदलाव होगा वही चीज एवरेज में कर दो। तो अगर 4 साल पहले, आज क्या होगा, दोनों की एज 4-4 साल से इंक्रीज होंगी, तो आप कह सकते हो कि जो इनका एवरेज होगा आज का, ए एंड बी का, ए एंड बी का जो आज का एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 22 साल हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और आज जो ए बी एंड सी का तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 24। तो यहां से मैं सम निकाल सकता हूं, भाई ए और बी का आज का एवरेज है 22, तो इनका सम कितना आएगा। तो आपको बताया सम निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर, नंबर कितने हैं 2, एवरेज कितना है, यह जाएगा 44। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा, नंबर कितना है 3, एवरेज कितना है 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 चौक 12 का 2, वहां से लगेगा 3 दूनी 6 और 1 7 72। तो आप ये कह सकते हैं ये तीनों का सम है, ये ए और बी का सम है, तीनों के सम में से ए प्लस बी माइनस करूंगा क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो सी क्या है, 72 माइनस 44, 12, 8 और 4 12। ठीक है, 6 में से यहां से 4 गया 2। तो आज की जो सी की एज है वो कितना है, 28 ईयर्स। लेकिन क्या उसने आपसे आज की एज पूछी है, दी आफ्टर 8 ईयर्स द एज ऑफ सी विल बी, आज से 8 साल के बाद पूछा है। अगर आज की एज 8 है तो 8 साल के बाद 8 ऐड कर देंगे, 8 और 8 16 का 6, हाथ चलेगा और 1 36 ईयर्स। मतलब 8 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 36 साल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ईच ऑफ एन नंबर्स एक्स आई इज इक्वल टू आई, ध्यान रखना ईच ऑफ एन नंबर्स, आपके पास एन नंबर्स हैं, कौन कौन से, वो जो एन नंबर्स है ना वो ये हैं। ठीक है, एक्स आई इज इक्वल टू आई, जहां पे आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू है 1 2 3 अप टू एन। मतलब जब आपने एक्स आई की जगह रखा 1 तो ये आपको पहला नंबर मिला।
जब आपने i की जगह रखा 2 तो आपको दूसरा नंबर मिला, जब आपने i की जगह रखा 3 तो आपने तीसरा नंबर मिला, अप टू कहां तक, xn तक, तो आपको n मिला। तो ये कह रहा है कि जब मैंने इन सारे नंबर्स को, जो मेरे पास सीक्वेंस था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 1 से लेके n तक, रिप्लेस्ड बाय i प्लस 1 इंटू एक्स आई, मैंने इसको रिप्लेस किससे कर दिया, मैंने इनको रिप्लेस कर दिया i प्लस 1 इंटू एक्स आई से, और फिर आपसे पूछा है देन द न्यू मीन इज, आपको नए एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है, कभी कभी ना एवरेज के अंदर आपको थोड़े स्टैट्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया है, तो जो नई टर्म बनेगी वो क्या है, i प्लस 1 इंटू एक्स आई। अच्छा मुझे बताओ, अगर i की जगह रखा 1 तो मतलब i की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, i की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू 1। बात समझ में आ रहा है, बट ऐसे सोल्व नहीं करना है, अगर आपने ऐसे सोल्व करा तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए एवरेज होता क्या है। अगर वेटेड एवरेज में आपको याद होगा, एवरेज होता है समेशन, ठीक है, अगर नंबर i से लेके n तक दे रखे हैं अपॉन सिग्मा n, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स का समेशन, सारे नंबर्स का समेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा n। क्योंकि पहले नंबर क्या था आपके पास, तो पहले नंबर था xi, तो इसलिए सिग्मा ऑफ xi सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय xn। लेकिन अब हमने क्या करा है, अब हमने xi को रिप्लेस कर दिया किससे, तो सिग्मा i प्लस 1 इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा n। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये आपको दिमाग यहां पे लगाना था जब इसको सॉल्व करेंगे, जब सिग्मा की यहां से अब देखेंगे अंदर पहले, तो क्या बनेगा, एक्स आई इंटू आई प्लस एक्स आई। बात क्लियर है, देखो इसका मतलब अपॉन सिग्मा एन, अब सिग्मा को डिवाइड कर दो, तो एवरेज क्या बनेगा आपके पास, सिग्मा एक्स आई इंटू आई प्लस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। सिग्मा एक्स आई इंटू आई क्या होगा, मतलब एक्स आई कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। मतलब क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिखा सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर n नंबर से n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, ठीक है, सिग्मा एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो कितना होता है n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको भी होल डिवाइड किससे करना है, सिग्मा n से। सिग्मा n क्या है, सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखना हमने डिवाइड किया ही है, मैं इधर लिख देता हूं इसको। यहां से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा नीचे 6। अगर नीचे 6 आया तो यहां पे क्या बचेगा, देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो दिख रहा है देखो n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे भी n इंटू n प्लस 1, 2 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ से एवरेज कितना जाएगा आपके पास, तो एवरेज आएगा आपके पास 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, आपका आंसर। कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या, अच्छा नंबर तो n ही है, ओके ईच नंबर, ओके हमने ये गलती कर दी बेटा, यहाँ पे सम थोड़ी ना चाहिए हमें, ठीक है ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से गलती कर दी हमने, यहाँ से उसने क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने इफ ईच ऑफ n नंबर्स, नंबर्स कितने टोटल n, तो सिग्मा n की वैल्यू कितना आपके पास, यहाँ पे ये n आएगा, ठीक है, तो ये 6 ही रह जाएगा, कुछ नहीं कटेगा ये। तो आप सोल्व करोगे तो अब आपको दिख रहा है n n और n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके लिए 2n प्लस 1, आपने क्या कॉमन लिया यहाँ से 3 डिवाइडेड बाय 6।
तो अब n+1 कॉमन लेंगे तो यहां से आपको दिख रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा n+4 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, अच्छा जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा, तो n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई 3, तो डेल्टा आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन एरर एक बार आप चेक कर लेना। आगे देखो, the weighted arithmetic mean of first 10 natural number whose weights are equal to the corresponding numbers is equal to, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो आपको याद होगा स्टैट्स के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम वहां पे आपको याद होगा कि हम ऐसे लिखते हैं ना x और f, ठीक है, x की वैल्यू आपको डिस्क्रीट एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में होती है, जैसे मान लो 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5, इनके आने की फ्रीक्वेंसी 8 7 6 4, याद आया कुछ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन या वेटेड एवरेज। ठीक है, कहाँ पे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो यहीं पे आपने पूछ लिया द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेट आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर, ध्यान रखो, हुज वेट इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग, मतलब जो वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसका वेट और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। बस आपको डेटा को इसकी फॉर्म में लिखना है, x क्या है आपका वेट क्लास, तो वेट कितना है मान लो 1, तो नंबर भी कितना है 1, ये 2 है तो 2, मतलब 2 वेट आने के फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 3 का 3, ऐसे कहां तक जाएंगे हम 10 का 10। अब आपको पता है स्टैट्स के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन एवरेज का आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्टैट्स का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है हम निकालते हैं पहले f इंटू एक्स, क्योंकि इस फॉर्म में डिस्क्रीट की फॉर्म में जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा x इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, याद है आपको, बस यही करना है, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, अप टू 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, तो इनका समेशन क्या दिख रहा है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है आपको 1 + 2 + 3 अप टू 10, सबके फॉर्मूले आपको याद है, अभी आपको लिखवाया था, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, अपॉन में क्या आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो देखो 10 इंटू 11 10 इंटू 11, 2 से कितनी बार जाएगा 3 जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा, तो आपका एवरेज कितना है यहाँ से 7 अल्फा। ये समझ आया नहीं आया, क्योंकि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टैट्स का, अगर आपको समझ नहीं है तो ये देखने में लगता है एवरेज का क्वेश्चन है, बट ये स्टैट्स का ही है, बस उसने जो है एवरेज की फॉर्म में आपसे पूछ लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 3 ब्रदर्स, द सम ऑफ एज ऑफ 2 ऑफ देम एट अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उनकी एज का सम है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 एट अ टाइम आर 4 years, तो मान लेते हैं वो 2 भाई, अच्छा 3 भाई हैं, तो B1 + B2 + B3, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उनकी एज का सम कितना है 4 years। अच्छा एजेस ऑफ 2 ऑफ देम एट अ टाइम, ओके सॉरी, तो मान लेते हैं, फिर आसान कर लेते हैं, 3 भाई मान लेते हैं A B और C, किसी भी टाइम पे 2 का सम, मान लो A + B का सम, A + B का सम कितना है 4, B + C का सम कितना है 6, और A + C का सम कितना है 8 साल। द एज डिफरेंस बिटवीन द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट इज, आपसे पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का आप क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इनकी जो एज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग मतलब या डिक्रीजिंग ले लो या इंक्रीजिंग ले लो, मतलब ए सबसे एल्डेस्ट है ऐसे मान लो, और ये सबसे यंगेस्ट है, और ये जो है बीच वाला एज का है। अब इन दोनों पे ध्यान दो, मैंने इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ठीक है भाई, मैंने इन दोनों का क्या करा है, अच्छा एक चीज और गौर देखो, अगर ए सबसे बड़ा होता तो देखो A + B B + C A + C, आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, 4 6 और 8, ठीक है ना, तो एक बात आपको समझ में, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो C - A होगा, मतलब C A से बड़ा आपको दिख रहा है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या मानना पड़ेगा,
अब मान लो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ए कौन है, यंगेस्ट, सी कौन है, एल्डेस्ट, ऐसे मान लो अपनी मर्जी से। तो इन दोनों पे देखो, अगर मैं सेकंड में से पहली को माइनस कर दूं, सेकंड में से पहली को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा c माइनस ए इज इक्वल टू 2, और c प्लस ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8 साल। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 10, तो c इज इक्वल टू 5। अगर c की वैल्यू 5 आ गई, किसी क्वेश्चन में पुट कर दो तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अगर आपको a की वैल्यू 3 मिल गई, क्या करोगे, इसमें डाल दो, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। समझ आया? हमने यंगेस्ट और एल्डेस्ट भली ए और सी को माना, हमें बस ये देखना था कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो हमें आइडिया लगा इससे। इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत नहीं, ठीक है। लेकिन ए और बी में हमने गड़बड़ी कर दी। सबसे बड़ा तो सी है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, बी, उसके बड़ा फिर कौन है, ए। उसने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन दी यंगेस्ट एंड दी एल्डेस्ट, तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ब्रावो। आगे देखो भाई, इफ द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कंबाइन का दे रखा है 18, एंड द मीन एज ऑफ बॉयज इज 20 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 16। मतलब बॉयज का एवरेज आपको दे रखा है 20, गर्ल्स का आपको दे रखा है 16, इनके कंबाइन का एज आपको दे रखा है 18। क्या बताया था मैंने, एलिगेशन लगा दो, क्या मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशो। तो 18 में से 16 गया 2, 20 में से 18 गया 2, मतलब इनका रेशो कितना आ गया, 1:1। उसने क्या पूछा है, इफ द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 18 ईयर्स एंड द मीन एज ऑफ बॉयज इज 20 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 16, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। आपको ग्रुप के अंदर बॉयज का परसेंटेज बताना है। अगर बॉयज 1 है, गर्ल्स 1 है, टोटल कितने हैं 2, तो टोटल में बॉयज कितने हैं 1 इंटू 100। क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज, तो कितना जाएगा सोल्व करके 50%, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बेटा आज इसमें इतना ही रखते हैं हम, और बाकी इसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो बाकी वीडियोस हमने डाले हुए हैं आप उनको देखते रहें। ठीक है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें, पास्ट ईयर्स को सोल्व करें, समझें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे भी से बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।